नथिंग फ़ोन 3A का फुल रिव्यू आ चुका है। एज ऑलवेज पूरी टेस्टिंग कर लिए है और आपको डिटेल में बताएंगे इस फ़ोन के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सारी बातें करनी है और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप इस फ़ोन के बारे में सीरियस है, हमारी टीम को पूरा एफर्ट जाता है, पूरा इनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ किया है और हम बैठ के सिर्फ डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो टेस्टिंग हुई है वो सही है गलत है। फाइनल मैं यहाँ पर पूरा डिसीजन लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हाँ, आगे बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे तो अनसब्सक्राइब करिए, दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब का क्या फंडा है मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके इस फ़ोन के बारे में आपकी जो भी राय है ज़रूर बताना। अब सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 6.77 इंच की बड़ी डिस्प्ले है फुल HD प्लस की। ये एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। फ्लेक्सिबल मतलब ये नहीं कि आपको मोड़ तोड़ करने मिलेगा, नहीं, एक नाम दिया गया है बस, फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज़ की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है और ये जो डिस्प्ले है वो सेम है नथिंग फ़ोन 2A जैसा, सिवाय इनके जो ब्राइटनेस है उसमें थोड़ा सा उन्होंने ऊपर नीचे किया है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर वो डिग्रेड हुआ है और ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। पहले तो इसके जो पंच होल है कंपेयर करेंगे नथिंग फ़ोन 2A से तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। हाँ, और इसके भी बेजल्स लेफ़्ट राइट अप डाउन ओवरऑल आप नथिंग फ़ोन 2A से कंपेयर करेंगे तो इसके बेजल्स थोड़े से ज़्यादा है, यानी कि बेजल्स और पंच होल के मामले में 3A जो है ना वो डिग्रेड हुआ है, अपग्रेड नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हमने हमारी टीम ने बैठ के बहुत ध्यान से देखा और फिर आपको मैं बता रहा हूँ। तो बेजल्स आपको 2A में बेटर मिलेंगे, पंच होल आपको 2A में बेटर मिलेगा कंपेयर टू नथिंग फ़ोन 3A के। उसके बाद पीक ब्राइटनेस इसमें आपको 3000 निट्स का है, टिपिकल 800 निट्स है, और जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1300 निट्स का है। जहां पर नथिंग फ़ोन 2A में 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस था तो काफ़ी गैप आ गया इनके बीच में। 1100 निट्स का उसमें हाई ब्राइटनेस मोड है और 700 निट्स का उसमें टिपिकल ब्राइटनेस है। हर जगह पर इन्होंने कोशिश किया है कि इसमें थोड़ी आपको ब्राइटनेस बेटर मिले। फिर हमने सोचा कि साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। हमने दोनों में फुल ब्राइटनेस टेस्ट किया, कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आउटडोर में भी हमने जाके चेक किया, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं था, यानी कि नथिंग फ़ोन 2A का डिस्प्ले भी उतना ही ब्राइट लग रहा था कंपेयर टू नथिंग फ़ोन 3A के। फिर हमने सोचा एक कॉम्पिटिशन फ़ोन उठाते हैं, पोको X7 Pro। हमने इसके साथ कंपेयर किया तो इंडोर में देखेंगे तो दोनों आपको बराबर लग रहा है। इसमें नथिंग फ़ोन 3A आपको ब्राइट दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल आप पोको X7 Pro में सनलाइट मोड ऑन कर देते हैं तो फिर वो डिस्प्ले ज़्यादा इससे ब्राइट हो जाता है। ये सेम चीज़ हमने आउटडोर में भी नोटिस किया। आप देख सकते हैं सनलाइट मोड ऑन करने के बाद पोको X7 Pro आपको थोड़ा ब्राइट लगेगा कंपेयर टू नथिंग फ़ोन 3A के। बाकी अगर वीडियो प्लेबैक की बात करें तो पोको X7 Pro में हमने जब टेस्ट किया था तो वहाँ पर जो है आप देखेंगे जो सैचुरेशन है वो 3A का आपको ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पंची डिस्प्ले लगता है कंपेयर टू पोको X7 Pro के। हालांकि पोको X7 Pro भी अच्छा है, बट यहाँ पर हमने कुछ डिस्प्ले क्वालिटी में ये नोटिस किया था। बाकी डिस्प्ले के ऊपर आपको पांडा ग्लास की प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। यूट्यूब के ऊपर आपको HDR का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स पर HD स्पेशल ऑडियो और प्राइम वीडियो फुल HD का आपको सपोर्ट दिया गया है। तो ये कुछ डिस्प्ले हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। मुझे सैड लगा कि भाई उन्होंने जो बेजल्स है और पंचोल है उसको थोड़ा डिग्रेड कर दिया, बाकी ऐसा कुछ खास बड़ा अपग्रेड यहाँ पर इसके डिस्प्ले में नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉयड 15 और साथ में आपको नथिंग OS 3.1 मिलता है। इसमें एक अपडेट आया था कुछ 75 MB समथिंग, काफ़ी सारे फीचर्स उन्होंने ऐड किए थे जो कि अपडेट के बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। और 3 साल के ईयरली OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये चीज़ अच्छी है। गूगल डायलर दिया गया है, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो आप बीप के साथ कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर एसेंशियल स्पेस की मिलता है। इसके बारे में हमने अनबॉक्सिंग में बहुत डिटेल में बताया था तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम बासनों ने ट्रेवल किए और वहाँ पर कुछ चीज़ों की अगर हमको इन्फॉर्मेशन लेनी थी तो हमने वो इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये गूगल लेंस से भी हम ले लेते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ये की जो है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए इतना यूज़फुल था, शायद आपको भी इतना यूज़फुल होगा, बट काम किया गया है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कुछ अलग है। और बहुत सारे फीचर्स जो उन्होंने बताया कि हम फ्यूचर में ऐड करेंगे तो वो देखना है कि वो कैसे काम करता है। तो ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, मल्टीपल फंक्शंस के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक अच्छा एडिशन है, मैं ये बोल सकता हूँ। जैसे कि एप्पल में एक्शन बटन है, कुछ ये भी वैसे ही काम करेगा। एप्पल का कैमरा बटन मेरे को पसंद नहीं है, मुझे एक्शन बटन पसंद है, तो इसमें भी मैं कुछ वैसे ही कहूँगा। बैटरी के लिए दोस्तों 5000 mAh की आपको बैटरी है और 50 वाट की चार्जिंग
अनफॉर्चुनेटली चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलता है, तो यानी कि अगर ये फ़ोन 25,000 का है, 1,000-1,200 रुपये का चार्जर ले लो तो ये फ़ोन की प्राइस और हो जाएगी। तो ये ऐसा मत समझना कि नेट जो प्राइस पर आपको फ़ोन मिल रहा है वही प्राइस पर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चार्जर के लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा फीडबैक है नथिंग को कि एज ऑलवेज प्लीज़ आप अपने बॉक्स में चार्जर दे दिया करें। साथ में आपको अगर फुल चार्ज की बात करें तो हमने 65 वॉट एडेप्टर से चार्ज किया था, हमारे पास जो बेसिक पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताने के लिए। तो यहाँ पर 0 to 50% ये 40 मिनट्स में चार्ज हो गया था, लेकिन 0 to 100% ये लगभग 1.5 घंटे में चार्ज हुआ था। और हमारा चार्जिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली डिस्प्ले ऑन रख के चार्ज करते हैं, तो इसमें आपका जो चार्जिंग टाइम होगा वो मुझसे कम होगा, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली स्लीप में डाल के चार्ज करेंगे ना, आप थोड़ी टेस्ट करेंगे, हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। बाकी अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो 2 अलग अलग सिनेरियोज में एज ऑलवेज जैसा हम करते हैं आपको बताते हैं। एक तो 4K वीडियो प्लेबैक किया, फुल ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज पर सेट करके छोड़ दिया था, और रात के 2:30 बजे लगा के सुबह के 10:30 बजे तक, लगभग 7 से 8 घंटा हमने इसके अंदर कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक किया, और 49% ड्रॉप हुआ, विच इज़ नॉट बैड, मैं इसे कहूँगा। और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर फुल डे स्ट्रेस किया, पूरा हैवी टास्क किया, 2 से 3 घंटा गेम खेला, 2-3 घंटा यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये वो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ किया। दोपहर के 12 बजे 100% चार्ज करके रात के 10 बजे तक, यानी कि 10 घंटे तक इसके अंदर 94% ड्रॉप हुआ था और 6% बैटरी रिमेनिंग थी। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हैं या मिक्स्ड टू हैवी यूज़ करते हैं तो आप एक दिन अपने इस फ़ोन का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा और बेटर अगर आप कोशिश करेंगे इस्तेमाल करने की तो शायद 1 से 1.5 दिन का आपको बैकअप मिल जाएगा। तो बैटरी, हाँ, जितना भी हमने टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, पूरा दिन बैकअप आराम से मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 ये नई चिपसेट हाल ही में आई थी, जो कि उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और ये 4nm पर आपको मिलता है, जहाँ पर इसका जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, Adreno वाला आपको GPU मिलता है। और यहाँ पर Antutu अराउंड 7,80,000 के आसपास आए थे, जो कि सफिशिएंट है, इस चिपसेट के यही स्कोर आते हैं। उसमें अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, तो थर्मल्स बढ़िया थे। फिर हमने CPU थ्रॉटल किया, 92% था, सारे बार्स ग्रीन थे, और इसमें भी अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर 3D मार्क किया, स्टेबिलिटी स्कोर अराउंड 99%, तो ये मुझे कभी भी, जब भी मैं मोस्टली फ़ोन में 99% आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये बग है, क्योंकि बड़े से बड़े फ़ोन में 99 नहीं आता है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर हीट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया ना हमने, ये 38 डिग्री सेल्सियस हुआ है, इससे ज़्यादा हीट नहीं हुआ था। तो एक चीज़ तो यहाँ से बाहर निकल कर आ गई कि ये चिपसेट पर अगर आप कितना भी स्ट्रेस डालेंगे, ये ओवर हीट नहीं करता है, आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में LPDDR4X UFS 2.2, अनफॉर्चुनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार एटलीस्ट वो कुछ अपग्रेड करते, क्योंकि नथिंग फ़ोन 2A में भी वही सेम चीज़ है। और आजकल ये फ़ोन 25,000 की रेंज में जितने भी हम देख रहे हैं ना, सब में LPDDR4X UFS 2.2, इनफैक्ट वीवो तो सबका बाप है, V50 में 35,000 के फ़ोन में LPDDR4X और UFS 2.2 दे रहे हैं। मानते हैं कि इसमें फ़ोन हैंग लैग नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट जितना बेटर हो उतना अच्छा हो ना, तो यहाँ पर इनको एटलीस्ट UFS 3.1 तो देना चाहिए था, भले LPDDR5X नहीं दे रहे, तो 3.1 यहाँ पर होना चाहिए था। ये एक फीडबैक है जो उनकी अपकमिंग 4A में शायद वो इस्तेमाल करे तो बेटर रहेगा। इसमें हमने फिर सारे ऐप्स ओपन करके देखा, मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस बढ़िया था। हमने सोचा थोड़ा रैम मैनेजमेंट टेस्ट करते हैं कि कितना बेटर है। सारे ऐप्स को हमने यहाँ पर जो है वो छोड़ दिया, 10 मिनट के बाद आकर चेक किया, तो लकीली सारे ऐप्स बैकग्राउंड में थे, यानी कि रैम मैनेजमेंट अच्छा है और अच्छे से काम करता है। हमने फिर गेम्स खेले इसमें, BGMI द मोस्ट पॉपुलर बैटल रॉयल गेम जो इंडिया में ज़्यादातर लोग खेलते हैं, तो हमने पहले ये गेम टेस्ट किया। इसमें 90 FPS का जो आपको मैक्स सपोर्ट दिया गया है, आई होप यहाँ पर फ्यूचर में 120 FPS भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी इसमें मैक्स 36 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, हमने आधा पौना घंटा खेला, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हीट होता नहीं है। और साथ में फिर जेंशिन इम्पैक्ट भी हमने देखा, तो 60 FPS का मैक्स यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, और मतलब कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट से लॉन्ग टर्म खेलने के बाद भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रेम रेट्स थे। तो ये हैवी गेम है, ये खेलने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसमें भी 30 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था। और कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने हाई पर सेट करके खेला, 60 FPS, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसमें भी 30 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। और हाँ, वो ग्रिड लेजेंड्स वगैरह हमने ट्राई किया, तो अब वो इस चिपसेट में सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका कोई दोष नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाया। कैमरे की बात करते हैं, आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है इस बार कंपेयर टू नथिंग फोन 2A में, जहां पर हमें डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा था। और ठीक है, अच्छी बात है, तीसरा वाला उन्होंने इस बार एडिशन किया है, टेलीफोटो सेंसर दिया है, जो कि जनरली हमारे एक्सपेक्टेशन रहती है। तो भाई यहाँ पर तो मैं बुरा नहीं बोलूँगा कि अच्छा काम किया है। अच्छा, 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी है, ये सैमसंग वाला सेंसर है, और 50 का आपको टेलीफोटो है, और फिर आपको 8 का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। जो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, इसमें आपको OIS मिलता है, और साथ ही साथ मैक्स 4K वीडियो आप रियर में शूट कर सकते हैं, और सेल्फी 32 मेगापिक्सल की, और यहाँ पर मैक्स फुल HD 60 FPS। तो यहाँ पर कोई 4K नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नथिंग ने यहाँ पर 4K नहीं दिया है।
और फोटो में आपको मैक्स 4 टाइम्स जूम मिलता है, पोर्ट्रेट में भी आपको मैक्स 4 टाइम्स जूम मिलता है। और मैक्स अगर फोटो में एकदम ज़्यादा जूम करना है तो वो 30 टाइम्स है, क्योंकि टेलीफोटो सेंसर दिया गया ना, तो आप 30 टाइम्स जूम कर सकते हैं। और वीडियो के अंदर मैक्स 8 टाइम्स आप जूम कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर प्रीसेट्स दिए गए हैं लट वाले, लट प्रीसेट्स बोल सकते हैं आप। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, आपको एक फोकस वाला है, ब्लैक एंड वाइट है, वाइड एंगल है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि देखने में अच्छा लगता है। और इसमें से आप अपने खुद के भी प्रीसेट्स बना सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और नथिंग वालों ने ये भी बताया कि ये जो फीचर है हम पुराने वाले फ़ोन्स में भी पुश करेंगे, तो मुझे ठीक लगा। बाकी अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर दिन में अगर आप देखेंगे तो फ़ोटोज़ अच्छे हैं। हमने बार्सिलोना में इसमें पूरा फ़ोटोज़ निकाला था, आप देख सकते हैं अच्छे पिक्चर क्वालिटी है। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी वगैरह दे के काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। हमने 1x 2x 3x 4x में अलग अलग तरीके से पोर्ट्रेट निकाला, तो डे में कोई कलर शिफ्टिंग नहीं था। और टेलीफोटो की बात करें तो 5 टाइम्स और 10 टाइम्स फोटोज़ अच्छे निकल कर आते हैं, मतलब 5x और 10x जूम बढ़िया है। लेकिन जैसे आप 30x जूम करते हैं, यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जितने भी हमने 30x वाले जूम फोटोज़ निकाले हैं, आपको सब एक साथ दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं फ़ोन जो है ना प्रॉपर स्टेबल रहता नहीं है, उसको थोड़ा उस लेवल पर जाने के लिए टाइम लगेगा। वीवो और सैमसंग के, हाँ इनफैक्ट आईफोन के भी लेवल पे जाने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम कंपेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत महंगे फ़ोन्स होते हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जब भी आप एकदम जूम करके फ़ोटो लेने जाते हैं ना, कितना भी हाथ स्टेबल क्यों ना हो, ये फ़ोटो ब्लर आता ही आता है। तो ये एक चीज़ हमने नोटिस किया कि उनको अपने जो मैक्स जूम वाले फ़ोटोज़ है टेलीफोटो में, इन पर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ हमने ये भी बग नोटिस किया है इनके कैमरे में, जब भी आप टेलीफोटो में स्लाइड करते हैं ना जूम करने के लिए, वो स्लाइड एक बार में होता नहीं है, 3 से 4 बार स्लाइड करना पड़ता है जब जाके वो स्लाइड होता है। तो ये एक बग है। इनफैक्ट अपडेट के बाद भी हमने ये बग देखा, जो मुझे लगता है उनको फिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बार्सिलोना के बीच पर आए हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ज़्यादा विंड होती है, अगर बीच पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वॉल्यूम कैसे यहाँ पर अगर वीडियो बनाना हो, ब्लॉग बनाना हो, तो कैसे वो कैप्चर करता है, नॉइस कैंसिलेशन कितना अच्छा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। और एक और चीज़ बताने की कि यहाँ पर अभी मैं सनलाइट के सामने तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सनलाइट के अगेंस्ट चले जाते हैं तो अब क्वालिटी कैसी है, फेस ब्राइट है नहीं है, ये आप मुझे कमेंट में बताना कि इसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी। और हाँ, ये वीडियो जो है वो फुल HD 60 FPS पे शूट हुआ था। हाँ तो भाई रियर की बात हुई तो सेल्फी की बात करना तो बनता ही है। और ये हम फुल HD 60 FPS पे शूट कर रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे अभी हम लोग सनलाइट के सामने हैं तो बहुत ज़्यादा फेस ब्राइट हो रहा है। कैसा लग रहा है, कंट्रोल्ड है कि नहीं है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पर टर्न अराउंड हो जाते हैं और ये अब सनलाइट के अगेंस्ट आ गए, तो कोशिश किया है इसने, फेस आदमी का दिख जाता है। और पीछे से रेस भी देखेंगे कैसे आ रही है, उसका भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट चलता हूँ तो अगर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे, विच इज़ ऑल्सो गुड नॉट बैड। आप सेल्फी फोटोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे फोटोज़ मिल जाते हैं डे में। हमने अलग अलग सिनेरियोस में टेस्ट किया है, सनलाइट के अगेंस्ट गए हैं, सनलाइट के सामने निकाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोटोज़ डे के अंदर अच्छे निकल कर आते हैं। नाइट की बात करें, नाइट में जो रियर फोटोज़ है ना वो बहुत वार्म हो जाते हैं। अब वैसे भी हम लोग जो है ना वो बार्सिलोना में थे, और यूरोप में ज़्यादातर जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना वो वार्म रहती है, उसके हिसाब से ये और ज़्यादा वार्म हो गए, इसने कंट्रोल नहीं किया। तो ख़ास बस हम जानबूझ के कोशिश कर रहे थे उस स्ट्रीट लाइट में फ़ोटो क्लिक करके देखने के लिए कि ये कितना वार्म हो सकता है। साथ में फ्लैर्स भी इतने अच्छे नहीं थे, बहुत जगहों पर फ्लैर्स बहुत बुरे तरीके से निकल कर आए थे, तो कंट्रोल नहीं किया गया है। फ्लैर्स को उनको और कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा। और एक चीज़ हमने ये भी नोटिस की थी कि नाइट में सेल्फी में ना, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, ऑटो फोकस हो जाता है फेस के ऊपर। ये कोशिश करता है, अगर 2 लोग भी रहेंगे तो फेस पे ऑटो फोकस करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि नाइट में भी ये काम कर लेता है। और अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं नाइट के रियर में, तो 1x 2x 3x आपको 3 दिखा रहा हूँ। 1x और 3x तो अच्छे, दोनों में ज़्यादा कलर शिफ्टिंग नहीं है, लेकिन जो 2x है ना वो थोड़ा कलर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, या कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो ये कलर शिफ्टिंग हमने नाइट में देखा था, जो डे में नहीं था पोर्ट्रेट में। नाइट में थोड़ा पोर्ट्रेट जूम में आपको कलर शिफ्टिंग देखने को मिल जाता है। और कुछ कुछ सिनेरियोस में नाइट के अंदर रियर फोटोज़ अगर आप लेते हैं या इधर सेल्फी लेते हैं, तो थोड़ा फेस को ना वो पुश करता है, कोशिश करता है ब्राइट करने की अननेसेसरीली, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और नाइट रियर वीडियो और सेल्फी वो भी आपको दिखा देता हूँ। कैसा लगता है देखो, मैं थोड़ा यहाँ आ रहा हूँ, ऐसा हो गया इस तरफ से, और थोड़ा लाइट के अगेंस्ट चलेंगे एकदम से, जब यहाँ आ गए थोड़ा उधर चले जाओ, ऐसे देखो। तो ये सेल्फी से है, हम लोग लाइट के सामने हैं, और बेसिकली उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लाइट पीछे हो गई, अगेंस्ट है जो आप देख सकते हैं, और हम लोग थोड़ा सा आगे आगे है, और पीछे बैकग्राउंड फोरग्राउंड भी देखेंगे, फोरग्राउंड पीछे तो वो दिख रहा है। नॉट बैड। तो यहाँ पर कैमरे का कंक्लूजन में एक ही चीज़ देना चाहता हूँ कि डे के अंदर तो फोटोज़ अच्छे निकल कर आए, बट नाइट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 16 5G बैंड्स मिलते हैं। हमने अनबॉक्सिंग में आई थिंक 10 बोला था, शायद गलती हो गया रहेगा, क्योंकि हमने उनकी वेबसाइट पे चेक किया तो 16 5G बैंड्स है, जो कि अच्छी बात है कि काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स कवर्ड है यहाँ पर। एयरटेल जियो सिम कार्ड हमने दोनों लगा कर देखा है, तो जो लोग कंसर्न थे कि भाई इसमें चलेगा नहीं चलेगा, सब बराबर चलता है, सब में 5G आता है। डुअल सिम 5G है, कोई इशू नहीं है। वाइड बैंड L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, और साथ में आपको इसमें वाईफाई 6 यहाँ पर मिलता है। कैमरा टू API NFC भी है, नथिंग के फ़ोन में अक्सर रहता है, और जितने भी सेंसर्स हैं उन सारे सेंसर्स का सपोर्ट दिया गया है। डिज़ाइन और बिल्ड की भी बात कर ले भाई, देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आजकल के मार्केट के फ़ोन्स उठाते हैं तो सब एक जैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत कैमरा लेआउट्स में ऊपर नीचे, और रियलमी वाले थोड़ा ग्लो कर रहे हैं। उसके अलावा ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है कि ट्रांसपेरेंट बैक है। हाँ, कुछ नया नहीं है ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी नथिंग के पुराने फ़ोन्स पर हमने देख लिया है, बट उससे ज़्यादा और क्या ही दे सकते हैं। अभी इतना भी ज़्यादा कुछ इनोवेशन हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट बैक है तो ठीक है, जिन लोगों को पसंद है वो पसंद है। ग्लिफ लाइट जितना आपको ठीक लगता है इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं, मुझे तो मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ग्लिफ लाइट का। और बाकी उंगलियों के निशान अच्छे खासे पड़ जाते हैं। और पीछे जो है ना, इस बार ग्लास बैक है, ठीक है। पिछले बार 2A में आपको पॉलीकार्बोनेट था, तो ये एक अपग्रेड हुआ है। लेकिन फ्रेम्स जो है ना, ये कार्बन वाले दिए गए, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट है, क्योंकि आई थिंक सो मैंने अनबॉक्सिंग में आपको नहीं बताया था, शायद मैंने कार्बन बोला था, उसके बाद मैंने पॉलीकार्बोनेट बोलना भूल गया था या पता नहीं, बट फ्रेम्स आपको जो है ना वो पॉलीकार्बोनेट के मिलते हैं। और बाकी उसके अलावा 8.3 mm की थिकनेस, 205 ग्राम्स का, तो वेट थोड़ा सा हैवियर साइड पर है। और उसी के साथ आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। मुझे अच्छा लगा ये ब्लू वाला कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है। बाकी तो वाइट और ब्लैक जैसा आपको ठीक लगता है आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको डुअल नैनो सिम है, और डुअल माइक्स आपको देखने को मिलते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये ऑप्टिकल वाला है। और USB जो पोर्ट है ये USB 2 वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट के अंदर, तो मैंने सोचा उसके बारे में बता देते हैं। और साथ में आपको उसके अलावा IP64 है, जो कि मेरे हिसाब से IP68 होनी ही चाहिए थी, तो यहाँ पर कोई अपग्रेड नहीं किया उन्होंने, ये भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और अगर स्पीकर की बात करें तो डुअल स्टेरियो स्पीकर्स है, और गुड क्वालिटी स्पीकर्स, बेस अच्छा है, लाउडनेस कंट्रोल्ड है, तो मुझे स्पीकर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। तो भाई 8128, 8256 दो वेरिएंट्स से 25,000 27,000 के बाद में ऑफ दे रहे 10% समथिंग, वो डिपेंड करता है, सबके पास तो कार्ड होता नहीं है। एग्जैक्ट प्राइस की हम हमेशा रिव्यू में बात करते हैं। मेरे हिसाब से देखिए फ़ोन अच्छा है, परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, कंट्रोल्ड है। जितने भी फ़ोन्स मैंने टेस्ट किया और जिनमें जब थर्मल्स अच्छे होते हैं ना, तो फिर मैं उसको थम्स अप देता हूँ, क्योंकि फ़ोन जिस दिन गर्म होने लग जाता है वो बैटरी भी ख़राब करता है, पूरा एक्सपीरियंस भी ख़राब कर देता है, मज़ा ही नहीं आता है। तो एटलीस्ट उस मामले में तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। और दूसरा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और डे में आप अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं, बाकी नाइट में थोड़ा इश्यूज़ है। और बैटरी लाइफ भी हमने नोटिस किया अच्छी है, जितना भी आपको एक्सपीरियंस करके बताना था वो हमने बता दिया। और उसी के साथ अगर आप मुझसे पूछते हैं तो 25,000 में तो हमें बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन्स ज़्यादा नहीं है ना 25,000 की रेंज में, वरना मैं सैमसंग के फ़ोन्स फिर आपको एक रिकमेंडेशन देता, ऑप्शन देता, क्योंकि One UI चलता है उसमें। तो सॉफ्टवेयर अगर एक्सपीरियंस आपको बेटर चाहिए तो इधर ऑक्सीजन OS OnePlus के अवेलेबल है, और यहाँ पर नथिंग का ये अवेलेबल है। बाकी तो सब जितने भी जो सॉफ्टवेयर है, फन टच है, रियलमी UI है वगैरह है। और इनफैक्ट मोटरोला को छोड़ के, क्योंकि मोटरोला स्टॉक है तो थोड़ा बोरिंग लगता है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो एनीवेज मुझे लगता है कि 25,000 में ये अच्छा फ़ोन है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि अभी वेट करिए, ऑफ़र का इंतज़ार करिए। अगर प्रॉपर सेल के दौरान 22,000 पे ऐसे समथिंग ऑफ़र पर मिलता है तो फिर थम्स अप है, आप इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जैसे ही मैंने बताया 4A में उनको और काम करना चाहिए, जो कमियां इस फ़ोन में है उनको वो 4A के अंदर इंप्रूव करनी चाहिए। ये मेरा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है ब्रांड को एज ऑलवेज। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।